वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, टुडेज इज द 5th नवंबर एंड टुडेज इज स्टार्टेड द स्पेशल क्लास फॉर द यूपी बोर्ड 10th क्लास स्टूडेंट एज वेल एज द 12th क्लास स्टूडेंट। और ये कंटिन्यूअस चलेगी जब तक कि आपके बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते। तो जो बच्चे बायोलॉजी से जुड़े हैं, चाहे वो 10th क्लास के हो चाहे वो 12th क्लास के हो, इवन उनका बोर्ड भी चेंज है, तो अगर वो मुझे मैसेज करते हैं या उन्हें कहीं से ही पता चलता है मेरे वीडियो पर, तो आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल माय स्टूडेंट। ठीक, तो आज की पाठशाला इज स्टार्टेड। हम बायोटेक, देखिए अभी तक की जो क्लासेस चल रही थी वो भी कंटिन्यूअस ही चल रही है बोर्ड की, ठीक है, लेकिन अब पूरा फोकस क्या रहेगा, बोर्ड पे रहेगा। तो अभी तक हमने देखो अगर हम बात करें तो आज है थर्सडे और थर्सडे के हिसाब से 12th क्लास की क्लास चलनी है, ठीक। और अगर हम उसकी बात करें तो 12th क्लास में हमने देखिए आपको अगर बात करें जेनेटिक्स पढ़ा दी, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स भी पढ़ा दिया आप लोगों को। उसके बाद बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो यूनिट होगी वो कराएंगे। और संडे टू संडे क्या मिलेगा आपको, सीरीज मिलेगी। किसकी, PYQs की मिलेगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए PDF फॉर्मेशन में लिंक दे सके ताकि आप लोग जितने क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के पास एक बुक होगी, 2 बुक होगा, मेरे पास भंडार है बुकों का, ठीक है। हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट ला सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, अपनी फोकस करें पढ़ाई पे और हमेशा अच्छा प्रयास करते रहिए और बढ़ते रहिए। देखिए अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला में हमें पढ़ना था क्या, मैंने कल आपको बताया था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, और हमने उसमें डीनेचुरेशन, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने उसमें डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए की बात की थी, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए की बात की थी या जीन की बात की थी, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए का डेवलपमेंट हो पाया या इसका विकास संभव हो पाया। आज इसी के आगे सीरीज की बात करेंगे और आगे सीरीज है दैट इज जीन सिप्लिसिंग ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखिए चाहे जीन सिप्लिसिंग कह दें, जीन सेपरेशन कह दें, जीन आइसोलेशन कह दें, सबका मतलब क्या होता है, अलग होना। क्या होता है, अलग होना। तो देखिए इसमें क्या होता है, दैट इज जीन सिप्लिसिंग और आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखिए क्या होता है, वांछित जीन या डीएनए के वियोजन या संश्लेषण के लिए अनेक तकनीकों का विकास किया गया है। और ये तकनीक कौन कौन सी होती है, देखिए तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है, जब जीन सिप्लिसिंग की जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, नियंत्रण या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए का विखंडन होता है। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है तो वो क्या करता है, डीएनए का क्या करेगा, विखंडन करेगा, उसको क्या करेगा, उसके फ्रैगमेंट में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ता है। बात याद रखना, ठीक है। तो ये काम होता है। जीन का क्रमिक संश्लेषण, सिक्वेंशियल सिंथेसिस होगा। जब कोई सिक्वेंशियल सिंथेसिस होगा तभी हमें कोई पर्टिकुलर क्या कहते हैं, अगर हम क्लोन के लिए फॉर्मेशन करें तो पर्टिकुलर क्लोन मिलेगा, एप्रोप्रिएट मिलेगा। तो इसलिए सिक्वेंशियल सिंथेसिस बहुत जरूरी होती है। कंप्लीमेंट्री डीएनए, अब हम किसी भी चीज की क्लोन कर रहे हैं या हम कोई ऐसी सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, क्या कोई भी चीज बना रहे हैं, ठीक, ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी भी रेफरेंस में, तो उसमें क्या होगा, कंप्लीमेंट्री cDNA यानी कि हमें बहुत आवश्यक होगी। जब तक कि cDNA की कई सारी कंप्लीमेंट्री चेन नहीं होगी हम क्लोन नहीं तैयार कर सकते हैं। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए का विखंडन, जीन का क्रमिक संश्लेषण, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ द जीन एंड द सिंथेसिस ऑफ द कंप्लीमेंट्री cDNA, ठीक। अब देखिए सबसे पहले बात करें, दैट इज द डीएनए क्लीविंग बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब डीएनए की क्लीविंग होगी, क्लीविंग का मतलब होता है, क्लीव का मतलब अलग करना, कट करना, ठीक है। तो क्लीव का मतलब क्या होता है, उसे क्लीव किया जाता है, अलग किया जाता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से होता है और इसमें देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर होती है, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, क्लीव किया जाता है। चलिए अगर नहीं भी लिखा है तो आप ये बात याद रखिएगा। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से
यूकैरियोट जीनोम से डीएनए के वांछित खंडों को काटा जाता है। अभी देखिए मैंने ये बात बताई। इसके लिए प्राय जीन बैंक जीनोमिक लाइब्रेरी में वांछित डीएनए खंडों को वियोजित किया जाता है। तो क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से यूकैरियोट में, जब बात यूकैरियोट की आए तो पा याद रखना, क्या याद रखोगे, पा यानी कि प्लांट और एनिमल। तो यूकैरियोटिक जीनोम में से डीएनए के वांछित खंडों को हटा करके क्या किया था, काटा जाता है। किसकी सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। और इसके लिए प्राय एक हमें जीन बैंक या जीनोमिक लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है जो डीएनए खंडों को क्या कर सके, वियोजित कर सके। आगे देखिए, जीनोमिक डीएनए को किसी भी पादप या जंतु के उत्तक से वियोजित किया जाता है और इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। यही बात इन्होंने और इलैबोरेशन में करी है। ठीक, तो क्या होता है कि डीएनए को किसी भी पादप या जंतु में वियोजित करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत होती है और जिससे ये विभिन्न आकार वाले खंडों में टूटता है। क्या होता है, ये विविध आकार वाले खंडों में, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में टूटता है। किसकी सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। इन खंडों को अब जल इलेक्ट्रोफोरोसिस के द्वारा, तो जल इलेक्ट्रोफोरोसिस के क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा क्या होता है कि इसको क्या करता है, फोर्स को मतलब इन खंडों को अलग किया जाता है और इस कार्य के लिए 2 प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, 2 प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है। एक होता है एगारोस जल, एक होता है एगारोस जल, और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है पॉलीएक्राइलामाइड जल, पॉलीएक्राइलामाइड जल। तो सबसे समझते हैं कि एगारोस जल क्या होता है। देखिए, इसका प्रयोग डीएनए के बड़े खंडों को वियोजित करने में किया जाता है। देखिए, सेगमेंट और फ्रैगमेंट में क्या अंतर होता है। सेगमेंट जो होते हैं, डीएनए के सेगमेंट मतलब उसके बड़े खंडों को, जहां पे बड़े खंड आएगा वहां पे हम सेगमेंट का यूज करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, सेगमेंट का यूज करते हैं। ठीक, तो सेगमेंट होता है। अगर हम इस सेगमेंट के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दें, इन सेगमेंट के भी क्या कहते हैं, छोटे छोटे कई सारे टुकड़े कर दें, तो वो फ्रैगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैगमेंट कहलाता है। देखिए, तो याद रखिएगा, एगारोस जल का क्या काम होता है, डीएनए के बड़े खंडों को तोड़ना या उसे सेपरेट करना। ठीक, पॉलीएक्राइलामाइड जल क्या करता है, ये डीएनए के छोटे छोटे खंडों को वियोजन के काम में आता है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, फ्रैगमेंट। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये पता होनी चाहिए और इसी से आपकी ज्ञान बढ़ता है और चीजें पता चलती कि कहाँ कैसे यूज करना है। ठीक, इसका प्रयोग डीएनए के सीक्वेंसिंग प्रयोगों में होता है और इसका क्या होता है, डीएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए यहाँ पर इन फ्रैगमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, जितने छोटे छोटे फ्रैगमेंट होंगे उतनी आसानी से हम उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इसके द्वारा आरएनए व प्रोटीन को भी पृथक किया था और इस पॉलीएक्राइलामाइड जल के द्वारा आरएनए में प्रोटीन्स को भी अलग किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, यानी आरएनए को भी अलग कर सकते हैं और आरएनए से प्रोटीन को भी पृथक किया जाता है। ठीक, देखिए आगे, विभिन्न आकार वाले डीएनए खंड जल पर बैंड या पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, बैंड्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, कोई डार्क बैंड होता है, कोई लाइट बैंड होता है, इस तरीके से मतलब दिखाई देते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न आकार वाले डीएनए के खंड जो होते हैं जल पर बैंड या पट्टियों के रूप में पृथक होते हैं और यूवी विकिरण या यूवी रेडिएशन में देखने पर ये बैंड क्या होते हैं, प्रतिदीप्तशील वर्णों में दिखाई देते हैं। मतलब कि इसे हम विजुअल, मतलब इसे हम देख सकते हैं कि कुछ बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। अब पर्टिकुलर इसमें ये तो दिया नहीं है किस कलर में दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो कलर बेसिकली होता है ये ब्लैक होता है या डार्क होता है, कुछ लाइट्स होते हैं। ठीक है, तो डार्क और लाइट्स कलर में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जो डार्क होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और जो लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, इनिशियली होते हैं। आगे देखिए, आगे बात करें जीन का कृत्रिम संश्लेषण, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। देखिए कैसे होता है। देखिए, जब किसी का आर्टिफिशियल चीज होगी तो वो क्या होती है, इन वाइट्रो कंडीशन में होती है। तो क्या होगा, यानी कि ये क्या होता है, कोशिका के बाहर हो रहा है या लेबोरेटरी मेथड हो रहा है। देखिए, कोशिका के बाहर इन वाइट्रो जीन संश्लेषण के 3 उपगम होते हैं। कौन कौन से देखें, तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए क्या होता है, जीन की संरचना का पूर्ण ज्ञान होने पर इसका रासायनिक विधि के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। अगर हम जीन की संरचना का हमें पूरा ज्ञान है तो हम इसकी केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं और सबसे पहले इसको डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने 1970 में किया था। ये बात याद रखिएगा,
सेकंड देखिए, वांछित जीन की पूर्ण संरचना का ज्ञान नहीं होने पर इस जीन के संश्लेषण के लिए आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया था। मान लीजिए हमें कोई ऐसा जीन हटाना है जो वांछित है, यानी कि उसमें कोई कमी है या उसमें कोई डिसऑर्डर है, कोई ऐसी चीज है, कोई डिसीज है, और उसको हमें क्या करना, वांछित जीन की पूर्ण संरचना का हमें ज्ञान नहीं है, तो हम उस जीन का अगर संश्लेषण कर रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो वो एंजाइम होता है आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज। इसका प्रयोग किया जाता है जब हमें उसकी पर्टिकुलर संरचना का पता ना हो। तो इस विधि के द्वारा जीन के एमआरएनए से पूरक डीएनए या सी डीएनए का निर्माण करते हैं या संश्लेषण करते हैं। और इसके साथ क्या होता है, एमआरएनए से सी डीएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कंप्लीमेंट्री डीएनए की कई सारी कॉपीज बनती। आगे देखिए, किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में ठीक एमिनो अम्लों के अनुक्रम का पता होने पर इस प्रोटीन संश्लेषण करने वाले जीन में क्षारक अणुओं को ज्ञात कर लेते हैं और उस क्षारक अणु से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्वतः ही संश्लेषण कर लिया जाता है। मतलब किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के अगर हम एमिनो एसिड के अनुक्रम का पता लगा ले तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण करने वाले जीन का हमें क्या मिलेगा, बेस पेयर का क्रम भी पता चल जाता है। भाई एमिनो एसिड जो होते हैं वही तो क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में कहीं ना कहीं बेस पेयर के रूप में क्या है, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड ही तो है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो उस पर्टिकुलर बेस का जो जीन हम यूज कर रहे हैं उसका हमें क्या मिलेगा, सिक्वेंशियल बेस पेयर हमें मिल जाता है। और उस क्षारक का अनुक्रम जब हमें ज्ञात हो जाता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा स्वतः ही इसे संश्लेषित कर लिया जाता है और उसका R2 क्या हो जाता है, रेगुलेशन या सिंथेसिस हो जाता है। इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, आगे देखिए, अब जीन क्लोनिंग क्या होती है। देखिए, तो जीन क्लोनिंग के लिए सबसे पहले देखिए, जीन क्लोनिंग क्यों कहते हैं, जब कंप्लीमेंट्री सी डीएनए बन गए हैं तो इसका जीन क्लोनिंग में यूज किया जाता है। तो देखिए कैसे होता है, सबसे पहले प्रोसेस होता है कि ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड द फ्रेगमेंट ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। देखिए कैसे, वियोजित डीएनए खंड को, ठीक है, जो हमने अलग किया, वियोजित मतलब अलग करना, वियोजित डीएनए खंड को इसके क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ करके सबसे पहले रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया जाता है। एक वियोजित खंड था और उसको एक वेक्टर डीएनए से जोड़ दिया तो वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेट मतलब री का मतलब दोबारा, कॉम्बिनेट का मतलब बनाना, डीएनए यानी वियोजित को भी जोड़ दिया और क्लोनिंग वेक्टर को भी जोड़ दिया तो वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेट हो गया। वेक्टर को एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या किया जाता है, क्लीव किया जाता है, यानी कि उसे अलग किया जाता है, काट दिया जाता है। और इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। और इससे विजातीय डीएनए को निर्दिष्ट करके और जो फॉरेन डीएनए है, ठीक, फॉरेन डीएनए है, बाह्य डीएनए है या वेक्टर डीएनए है, उसको क्या निर्विष्ट करके, इंजेक्ट करके कटे हुए सिरे को, जो उसका कटा हुआ सिरा उसे डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जिससे डीएनए के दो सिरे जुड़े होते हैं और इस डीएनए लाइगेज के द्वारा इसको सील बंद कर दिया जाता है या सील कर दिया जाता है। ठीक, ये क्लोनिंग का प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेट डीएनए इनटू अ होस्ट सेल। जब हमने रिकॉम्बिनेट डीएनए बना लिया, ठीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए बना, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को एक साथ जोड़ करके रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया और डीएनए लाइगेज के साथ कटे हुए सिरे को जोड़ दिया तो हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे किससे, होस्ट सेल से, जहां हमें इंजेक्ट करना है। तो उपरोक्त प्रकार से निर्मित रिकॉम्बिनेट डीएनए को पोषक कोशिका या होस्ट सेल पर्टिकुलर क्या जीवाणु में क्या करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं, जहां पर ये प्रतिकृत करके कोलन बनाता है और यहाँ पे क्या करता है, रेप्लिकेशन करके जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या जिस पर्टिकुलर हम उसका बनाना चाहते हैं क्लोन, वो बनता है। इतनी बात याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर फॉर्मेशन ऑफ द क्लोन्स ऑफ द रिकॉम्बिनेट डीएनए। अब क्या होगा, जब रिकॉम्बिनेट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेट डीएनए का क्या हो गया, उसमें पुनः स्थापित कर देगा, इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरिया में, तो उसका क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, क्लोन बने। अब इन क्लोन्स का क्या होगा, बहुत सारे क्लोन्स इनसे बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द क्लोन्स ऑफ द रिकॉम्बिनेट डीएनए। देखिए, पुनर्योजित प्लाज्मिड वाली रूपांतरित कोशिकाएं या बैक्टीरियल कोशिकाओं का संवर्धन या कल्चर करने पर, ठीक है, या इसका कई बार मल्टीप्लिकेशन करने पर मोडिफाइड कोशिकाओं के क्लोन बनते हैं। मोडिफाइड कोशिकाओं के क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं, यानी कई सारी कोशिकाओं के क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। तो हम पर्टिकुलर किसका क्लोन बना रहे हैं, उसी के जैसी मल्टीप्लाइंग कॉपी और उसी की तरह कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी क्या बनती है, लास्ट में बनती हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आज का ओवरव्यू होता है। तो आज की पाठशाला में इतना ही, कल की पाठशाला में इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, क्या बायोलॉजिकल टूल्स होते हैं उसकी बात करेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये सीरीज स्टार्ट हुई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और बच्चे से जुड़े, और किसी को भी अगर कोई समस्या होती है तो वो टॉपिक का नाम और अपनी पूरी समस्या बताएं, उनको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी इंटरनल एग्जामिनेशन में, तो आप बायोलॉजी पाठशाला के साथ अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट टू वॉच दिस वीडियो। कीप कनेक्टिंग।